वॉर। ये सुनते ही सबके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, एंड दैट इज तबाही। लेकिन इस वर्ल्ड में एक ऐसा देश भी एग्जिस्ट करता है जिसमें वॉर की वजह से तबाही नहीं बल्कि डेवलपमेंट होती है, एंड वो देश है यूएसए। हाँ, वही देश जो नंबर 1 देश है, जिसके पास है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सबसे स्ट्रॉन्ग जीडीपी और एक ऐसी करेंसी जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। लेकिन यूएसए इतना पावरफुल बना कैसे? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब यूएसए में 25% लोगों के पास अपनी जॉब्स तक नहीं थी। लेट्स फाइंड आउट। बात है 1492 की, जब एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच जाते हैं। बेटे मौज कर दी। अगली कुछ सेंचुरीज तक अलग अलग कॉलोनाइजर्स अमेरिका के हाल चाल पूछने आते रहते हैं, आई मीन कॉलोनाइज करने। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन 1775 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक वॉर हो जाती है, क्योंकि अमेरिका के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने से बहुत ज्यादा परेशान थे एंड साथ साथ गुस्सा भी थे। इवन इतना गुस्सा थे कि 1776 में थॉमस पेन एक किताब भी लिखते हैं जिसमें वो पब्लिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एंड कहते हैं कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए जिसपे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का कोई भी हक नहीं है। आगे चल के इन्हीं सब रीजंस की वजह से बहुत सारे अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स अमेरिका के साथ चल रही वॉर को हार जाते हैं, जिसकी वजह से 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को मिल जाती है आज़ादी। एंड यहाँ से शुरू होती है अमेरिका के सुपर पावर बनने की असली कहानी। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यूएसए तेजी से अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है एंड जहां यूएसए ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को इन्वेड करके या फिर खरीद के ऑक्यूपाई करना चाहता था, वही कुछ स्टेट ऐसे भी थे जो खुद यूएसए को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो स्टेट्स यूएसए ज्वाइन करते तो उन्हें यूएसए के डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स मिल पाते। एंड इसी के चलते टेक्सास, जो मेक्सिको का एक पार्ट हुआ करता था, वो भी यूएसए को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मेक्सिको को टेक्सास की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए क्योंकि टेक्सास पहले मेक्सिको का ही एक पार्ट हुआ करता था एंड टेक्सास के यूएसए ज्वाइन कर लेने की वजह से मेक्सिको 1845 में अमेरिका के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर देता है, पॉपुलरली नोन एज द मैक्सिकन अमेरिकन वॉर। लेकिन शायद मेक्सिको ने ये बात सुनी ही नहीं थी कि बाप होता है, एंड ऐसा हुआ भी। इस वॉर के शुरू होने के कुछ टाइम में ही मेक्सिको इस वॉर को बुरी तरीके से हारने लग जाता है एंड इस वॉर के एंड होते होते मेक्सिको अपनी 50% से भी ज्यादा लैंड को लूज कर देता है। एंड जहां ओवरऑल मेक्सिको को इस वॉर की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वही यूएसए को इस वॉर की वजह से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यूएसए को इस वॉर की वजह से कुछ ऐसे एरियाज मिल जाते हैं जो आगे चल के उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 1898 में अमेरिका स्पेन के साथ मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की तरह ही एक और वॉर लड़ता है, जिसके दौरान अमेरिका हवाई, जो मैप पे देखे तो यूएसए से बहुत दूर है, लेकिन उसे भी ऑक्यूपाई कर लेता है एंड इस स्टेप की वजह से यूएसए की पावर पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। एंड ओवरऑल यूएसए आज़ादी के लगभग 150 सालों में ही अपने साइज को मोर देन 4 टाइम्स तक कर लेता है। Here you can see the picture of America in 1783 and this is America in 1853. लेकिन वेट, ये सब तो बस शुरुआत थी। यूएसए असली सुपर पावर तो तब बनता है जब 20th सेंचुरी आ जाती है। जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी एंड उनकी वेल्थ वेपन्स खरीदने में बर्बाद होती जा रही थी। एंड वहीं पे एक ऐसी कंट्री भी थी जो इन्हीं कंट्रीज को वेपन सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रही थी, एंड यू गेस्ड इट राइट, इट वाज यूएसए। यूएसए ने इस वॉर में इतने वेपन सप्लाई किए कि यूएसए इस वॉर के बाद रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका था। लेकिन इस वॉर के बाद पहले से रिच कंट्रीज की इकोनॉमी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वो सारी कंट्रीज वॉर में लड़ रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएसए में सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा होता है, चारों ओर खुशियाँ छाई होती है, जहाँ देखो वापस डेवलपमेंट और डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन अचानक से यूएसए में आ जाता है द ग्रेट डिप्रेशन, जो यूएसए को हमेशा के लिए एक चोट पहुँचाने वाला था।
ग्रेट डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है एक स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो इसके असर अमेरिका के लोगों पर भी दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम में बैंक्स अपना ज़्यादातर पैसा गंवा देते हैं एंड यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छू लेता है। यूएसए की लगभग 25% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाती है एंड इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश कर जाती है। ये डिप्रेशन 1929 से लेकर 1941 तक चलता है, जिसके बीच उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट कुछ स्टेप्स भी उठाते हैं इसे खत्म करने के लिए, लेकिन सारे प्रोग्राम्स इस डिप्रेशन को एंड करने में फेल हो जाते हैं एंड ये डिप्रेशन एंड होने का नाम तक नहीं लेता है। लेकिन जब 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर अटैक करने की वजह से यूएसए वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है तो सब कुछ बदल जाता है। यूएसए के वर्ल्ड वॉर में एंटर करने की वजह से वेपन्स की डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ साथ वुमेन एंड ब्लैक लोगों को भी फैक्ट्रीज में काम मिलने लग जाता है, जिनको वर्ल्ड वॉर से पहले कोई काम नहीं देता था। इस सब की वजह से यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाती है। साथ ही साथ काफ़ी लोगों को आर्मी में भी जॉब्स मिलती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर की वजह से द ग्रेट डिप्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक ऐसी चीज भी हो रही थी जिसकी वजह से आज अमेरिकन डॉलर नंबर 1 करेंसी बन गया है। दरअसल हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ज्यादातर देशों की करेंसीज की वैल्यू गिरती जा रही थी एंड देशों को कुछ भी करके अपनी करेंसीज को बचाना था, जिसका एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपनी करेंसीज को किसी स्टेबल करेंसी के साथ लिंक कर दे। एंड क्योंकि यूएस डॉलर उस टाइम बहुत स्टेबल था, इसलिए 1944 में 44 देश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो अपनी अपनी करेंसीज को डॉलर के साथ लिंक कर देंगे एंड डॉलर गोल्ड के साथ लिंक रहेगा। डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बड़ा हाथ यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का भी था। वो रिचर्ड निक्सन ही थे जिन्होंने 1970s में सऊदी अरेबिया को ऑयल की ट्रेड डॉलर में करने के लिए कन्विंस किया था एंड उसके बदले मिलिट्री प्रोटेक्शन देने का वादा किया था। लेकिन वेट, यूएसए की मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी कि वो दूसरों को प्रोटेक्शन दे पा रही है? लेट्स फाइंड आउट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादातर कंट्रीज तबाह हो चुकी थी एंड पूरे वर्ल्ड में बस 2 कंट्री बची थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जो थी यूएसए एंड सोवियत यूनियन। एंड दोनों ही कंट्री नंबर 1 कंट्री का टैग हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से एक वॉर स्टार्ट हो जाती है नोन एज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है एक आर्म्ड रेस से, जिसका मकसद ये साबित करना होता है कि किस देश के पास सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। आर्म्ड रेस की वजह से यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ही अपने मिलिट्री पर होने वाले खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और पावरफुल वेपन्स को इकट्ठा कर सके। एज अ रिजल्ट दोनों कंट्रीज की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है एंड आज यूएसए के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी इसी वजह से है। लेकिन आर्म रेस ये प्रूव करने में अनसक्सेसफुल रहती है कि कौन सा देश नंबर 1 है, जिसकी वजह से एक और रेस स्टार्ट हो जाती है नोन एज द स्पेस रेस। स्पेस रेस की शुरुआत रशिया करता है दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके। October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. जैसे ही सोवियत स्पुतनिक को लॉन्च करता है तो यूएसए ये देख हक्का बक्का रह जाता है एंड यूएसए को ये लगने लगता है कि वो इस रेस में पीछे छूट गया है। एंड इसे ध्यान में रखते हुए यूएसए ये डिक्लेयर कर देता है कि वो इंसान को चांद पर भेजने वाले हैं एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से नासा की फॉर्मेशन की जाती है। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. एंड फाइनली 1969 में अपोलो 11 को लॉन्च कर दिया जाता है। अपोलो मिशन की सक्सेस यूएसए के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होती है एंड यही वो रीजन था जिसकी वजह से आगे चल के यूएसए और भी बहुत सारे स्पेस मिशंस को लॉन्च करता है, जिसकी वजह से इंसानों को बाहर की दुनिया के बारे में जानने को मिलता है एंड यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा नंबर 1 बन जाती है। एंड अल्टीमेटली कोल्ड वॉर की वजह से दोनों देशों को सिर्फ फायदा होता है एंड ये दोनों ही देश बहुत पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन जब 1990s में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बचता है, जो था यूएसए। तो कुल मिला के यूएसए का टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर, ये सब थे मेजर रीजन जिसकी वजह से आज यूएसए इतना पावरफुल बन पाया है। अब तुमने जान ही लिया कि यूएसए की सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था, और अगर ये भी जानना है कि ओडिशा में ट्रेन टैक्स के फेलियर का रीजन क्या था तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।